हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। ओके, तो देखो, जो हमारा अर्थ है वो एक बहुत ही ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, उससे सराउंडेड है। जैसे कि हम ब्लैंकेट कवर करते तो हम पूरे कवर हो जाते हैं, तो वैसे ही ऊपर में एक ब्लैंकेट है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये एयर की ब्लैंकेट होती है। हमारे जैसे ब्लैंकेट हैवी होते हैं वैसे ये नहीं होती है। और तो और सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको इसमें सर्वाइव करना है तो उन्हें एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्रीथ करते हैं और फिर ब्रीथ करने के लिए हमें तो एयर चाहिए होती है ना। उसके बाद हमें ये सारे के सारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनराइज से ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो हम केक जैसे बेक हो जाएंगे ज़िंदा ही। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कब? जब दिन होगा और हम लोग पूरी रात में जम जाएंगे जब रात होना चालू होगा। ओके, और यही मास ऑफ एयर के कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है जिसमें हम लोग रह पाते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होता है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। ये क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ये ट्रैप करता है हीट को जो कि अर्थ से रेडिएट हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये सारे प्रोसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अगर अर्थ में ये नहीं होगा, तो अगर ये ट्रैप करने का काम नहीं करेगी तो अर्थ जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा जिसमें हम लोग रह नहीं पाएंगे। और ये एटमॉस्फेयर का लेवल अब इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री, स्मोक और कार फ्यूम्स जो कार फ्यूम्स है उसके कारण ये जो एटमॉस्फेयर है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रही है और इससे टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओके। ये जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है उससे क्या होगा? जो ग्लेशियर आप जानते हो ना, बर्फ़ वाले पहाड़, वो पिघलना चालू होंगे। वो पिघलेंगे तो सी का लेवल और बढ़ने लगेगा। वो बढ़ने लगेगा तो कोस्टल एरियाज़, बहुत सारी जगह पे क्या होगा? फ्लड्स आना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एयर। क्या आप जानते हो कि जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं वो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना है? हम सिर्फ ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं करते हैं, मतलब इनहेल नहीं करते, हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं। जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में अगर मान लो जो एयर है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन तो 78% है, ऑलमोस्ट मतलब हाफ से भी ज़्यादा है ये। ओके, ऑक्सीजन 21% है और बाकी अदर गैसेस। देखो, तो जो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये आधा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर को कवर करते हैं। इसके बाद बाकी जो गैसेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। ये भी हमें मिलते हैं लेकिन लेस क्वांटिटी में मिलते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखे होंगे कि आपके घर में छोटा सा अगर कहीं से भी अगर कोई होल होगा ऊपर से या फिर कोई विंडो होगी तो वहाँ से कैसे लाइट आती है, तो उनके में छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल आप लोग ने कभी ना कभी तो नोटिस किए ही होंगे। तो हमारे एयर में छोटे छोटे जो ये जो एयर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। और तो और इसमें डस्ट भी प्रेजेंट होता है। ओके, आपको ये पाई चार्ट से दिख रहा होगा कि कितने परसेंट में क्या क्या है वहाँ पे प्रेजेंट। नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा है, मैंने आपको अभी बताया पूरे एटमॉस्फेयर में। इसे हम लोग इनहेल भी करते हैं और जो हम नाइट्रोजन लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है और हम उसे एक्सहेल भी कर देते हैं। लेकिन प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं ले सकते नाइट्रोजन एयर से। तो जो बैक्टीरिया होती है जो सॉइल में रहती है या फिर रूट, कोई कोई प्लांट के रूट से, तो वहाँ से ये लोग ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को ले लेते हैं और अपना जो उन लोग जो है अपना जो फॉर्म है उसको चेंज कर देते हैं ताकि दूसरे प्लांट्स इसे यूज़ कर पाए। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट प्लांटीफुल जो गैस है वो प्रेजेंट है एयर में। ह्यूमन्स और एनिमल दोनों को ही ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम इसे ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं किसको? ऑक्सीजन को, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब वो अपना खाना बनाते हैं तब वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इस वे में जो ऑक्सीजन का कंटेन है वो कांस्टेंट रह जाता है। लेकिन अब तो हम ट्री को कट करते जा रहे हैं तो इससे जो बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब होते जा रहा है। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं जो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपना जो खाना वगैरह बनाने के लिए और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। ह्यूमंस और एनिमल्स ये दोनों ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ करते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के थ्रू वो इक्वल कब हो जाता है? जब वो प्लांट्स उसे यूज़ करते हैं, तो ये परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। लेकिन ये जो बैलेंस है ना वो थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारा जो फ्यूल्स है उसको बर्न करते जा रहे हैं जैसे कि कोल और ऑयल को। इससे क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में
टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते जा रहा है ईच ईयर। तो इससे क्या हो रहा है कि ना जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहा है, जिससे जो है हमारे वेदर और क्लाइमेट पे अफेक्ट भी पड़ रहा है। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में आप लोग बहुत सारे आर्टिकल्स देख सकते हो कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही सीरियस इशू बन गया है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर ना 5 लेयर्स में डिवाइड होता है, जैसे कि ऑनियन होता है। तो ऑनियन में क्या होता है कि वो बहुत सारे लेयर्स में रहता है ना, तो वैसे ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी 5 लेयर में डिवाइड है। ओके, इसमें से फर्स्ट जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो सबसे नीचे हमारे से थोड़ा सा पास में है वो है ट्रोपोस्फियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फियर का, मतलब पार्ट इन द सेंस लेयर है। इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर्स है, और जो एयर है हम ब्रीथ करते हैं वो यहीं से हमें मिलता है। ओके, और ये सारे जो वेदर फिनोमेना है जैसे कि रेनफॉल हो गया, हेल स्टॉर्म आ गया या फिर फॉग हो गया, ये सब इसी लेयर में ऑकर होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो देख रहे हो जैसे कि ये माउंट एवरेस्ट है, उससे थोड़ा सा ऊपर में ट्रोपोस्फियर है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है। अब जो ट्रोपोस्फियर है उसके जस्ट ऊपर में क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। उसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर्स। ओके, ये लेयर जो है ना वो फ्री है क्लाउड से और वेदर फिनोमेना से। वेदर फिनोमेना जो है ना ये एक जब यहाँ पे अगर कोई भी मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे चीज़ें जैसे कि वेदर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये सबसे ज़्यादा आइडियल है किसके लिए, एरोप्लेन्स के लिए। तो एरोप्लेन्स कहाँ पे जाती है, याद रखना, एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फियर से जाती है, और जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती है। ट्रोपोस्फियर नीचे होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है। आप लोग इसमें कोई भी ऐसा आप लोग में से ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि ट्रिक बनाते हैं तो अच्छे से हमें याद रहता है। एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है स्ट्रेटोस्फियर का वो ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर बना हुआ है। ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से। ओके, ये नहीं होगा तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कहाँ पे ओजोन लेयर बनी हुई है, स्ट्रेटोस्फियर में। अब जस्ट स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर में मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर क्या है, थर्ड लेवल है एटमॉस्फियर का। ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर में है और इसकी हाइट 80 किलोमीटर्स है। जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो यहीं पे बर्न होते हैं और हमारे स्पेस से एंटर करते करते यहाँ आते हैं। ओके, तो ये मेसोस्फियर का पार्ट हो गया। अब थर्मोस्फियर को देख लेते हैं। थर्मोस्फियर में क्या होता है ना, मेनली यहीं पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और आयनोस्फियर इसी का मतलब आयनोस्फियर इसका ही एक पार्ट है, इस मतलब एक लेयर है उसका। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका हाइट 80 से 400 किलोमीटर्स तक ये सबसे वाइड है। ओके, मतलब वाइड इन द सेंस इसका हाइट बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे हमें रेडियो ट्रांसमिशन के लिए हम मतलब इस लेयर का यूज़ करते हैं, किसका, मेसोस्फियर का। ओके, रेडियो वेव जो ट्रांसमिट होते हैं ना अर्थ से, वो रिफ्लेक्ट होते हैं, यहाँ ही से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस हमारे अर्थ पर पहुँच जाते हैं। अर्थ से जाएंगे, इंसिडेंट होंगे, फिर रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे वापस इसी लेयर से आते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फियर, जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो पूरे अब लेयर खत्म हो रहा है, अब लास्ट जो लेयर बच रहा है एटमॉस्फेयर का वो एक्सोस्फियर है। ओके, ये इतना थीन एयर है कि इसमें सिर्फ कुछ एकदम जो लाइट गैसेस होते हैं ना वो यहाँ पे है, जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे ये फ्लोट कर रहे होते हैं सरफेस में। अब पढ़ लेते हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। देखो, वेदर क्या होता है, ये डे टू डे फिनोमेना और आवर टू आवर फिनोमेना होता है। कैसे, क्योंकि डे टू डे चेंज हो सकता है, आवर टू आवर चेंज हो सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, थोड़ी देर में अगर मैं कुछ घंटों बाद जाकर देखूँगी तो मुझे लगेगा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए हैं। तो मतलब ये जो चेंज होता रहता है ये फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि समर है तो समर में सनी डेज़ दिखेंगे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या होता है कि वो जो सन है वो कभी कभी छुप जाता है। तो इस हिसाब से जो ये वाले जो फिनोमेना है उसको वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है कब, समर में, हमें विंटर में इतनी गर्मी तो नहीं लगती, हमें तो ठंडी लगती है, तो ये क्लाइमेट हो गया। जैसे कि रेनी सीजन्स हो गए, विंटर सीजन हो गए, मतलब कॉन्स्टेंटली हमें ठंडी लग रही है तो हमें ठंडी ही लगेगी विंटर में। पानी गिरा है तो सिर्फ पानी ही गिरेगा बारिश में, और धूप लग रही है तो सिर्फ धूप ही लगेगा कब, गर्मी में। ये हो गया क्लाइमेट। ओके, अब टेम्परेचर को देख लेते हैं। टेम्परेचर जो है ना
वो किसके किसके लिए जो मतलब फैक्टर का काम करता है वो है वेदर और क्लाइमेट के लिए। वेदर और क्लाइमेट टेम्परेचर पर ही डिपेंड होकर चेंज होते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, जितनी आपको ठंडी या गर्मी हो रही होती है वो डिग्री क्या होती है, टेम्परेचर होती है। लेकिन टेम्परेचर सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कितनी ज़्यादा ठंडी या गर्मी लग रही है। ओके, टेम्परेचर जो है ना मेनली जैसे कि दिन में आप लोग देखोगे, दिन में आपको ज़्यादा गर्मी लगती है और रात में थोड़ी कम लगती है। और ये सीज़न टू सीज़न जो है एटमॉस्फेयर चेंज करता है टेम्परेचर के कारण। ओके, जैसे कि समर्स में आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी एज़ कम्पेयर टू विंटर में। और जो टेम्परेचर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंसोलेशन के। इंसोलेशन क्या होता है, जितनी भी जो सनरेज़ है अर्थ पे आ रही है और जो उसको ट्रैप कर रहा है, तो उससे क्या सनरेज़ को ज़्यादा मतलब आएगी अर्थ पे, तो उससे क्या होगा, वो एरिया पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सन की रेज़ जो है फॉल होती है, क्योंकि अर्थ जो है कोल होता है वो 23 डिग्री टिल्ट होता है टुवर्ड्स सन के तरफ में। तो ऊपर में तो ज़्यादा सनरेज़ नहीं पहुँच रही, तो पोल्स की साइड में क्या होता है, ऊपर और नीचे यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सनरेज़ तो नहीं पहुँच रही होती है। ओके, जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ होने लगेगा, फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो कि टेम्परेचर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विलेज। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्क्रीट और एस्फाल्ट का रोड होता है। मेटल्स की बिल्डिंग होती है, मतलब सॉरी, बिल्डिंग्स में मेटल्स होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर उससे क्या बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लगती है एज़ कम्पेयर टू विलेज में। ओके, और ये हीट रिलीज़ जो है कब होता है, नाइट में होता है, तो इससे और ज़्यादा वहाँ पे गर्मी लगने लगती है। वो बहुत क्राउडेड एरिया भी होता है, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पे वार्म एयर चल रही होती है। तो इससे क्या होता है कि सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हम समझते हैं एयर प्रेशर को। आप ये जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाओगे कि जो हमारी बॉडी पे ना आस-पास पे हमारी बॉडी से सारे जगह पर हमारी बॉडी पे एयर प्रेशर लग रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि हम तो इसे फ़ील ही नहीं करते। वो हम इसलिए फ़ील नहीं करते क्योंकि जितना भी जो एयर प्रेशर लग रहा है ना वो हमारे बॉडी के ऊपर में वो हर एक डायरेक्शन से लग रहा है। ओके, लेकिन हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसके कारण वो दोनों एक दूसरे को मतलब हम फ़ील नहीं कर पाते, क्योंकि वो काउंटर प्रेशर हमारी बॉडी एक्सर्ट कर रही है और सेकंड वहाँ से जो प्रेशर आ रहा है वो हर एक डायरेक्शन से आ रहा है, इसलिए हम लोग फ़ील नहीं कर पाते। अब एयर प्रेशर जो है ना वो कैसे डिफ़ाइन करोगे आप लोग? प्रेशर जैसे क्या डिफ़ाइन करोगे? जो वेट है एयर का वो अर्थ सरफेस पे कितना लग रहा है, मतलब कितना, मतलब मेज़र करने पे वेट, एयर का जो वेट है वो कितने अर्थ सरफेस पे लग रहा है, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। ओके, जैसे कि हम ना ऊपर जाने लगेंगे तो प्रेशर जो है ना रैपिडली फॉल करने लगेगा। यस, आप सही सुन रहे हो। देखो, टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ना आप जैसे सी लेवल पे जाओगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन आप जैसे ही ऊपर पहाड़ों पर चढ़ोगे प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज़ होता जाएगा। ओके, अगर हम हॉरिज़ॉन्टली देखा जाए, अगर हम लोग हॉरिज़ॉन्टली देखेंगे तो उसमें क्या पता चलेगा हमको, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जिसका हाई है वो वाले एरिया पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ओके, जैसे-जैसे जो एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ते जाता है वहाँ पे एयर क्या होता है, हीट होते जाता है, वो ऊपर मतलब वो राइज़ करते जाता है। ओके, ये क्या क्रिएट करता है, लो प्रेशर। याद रख लो, टेम्परेचर पे लो प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर कम होगा, तो इससे क्या होगा, जो एयर होगी वो हीट होगी, वो राइज़ होगी, उसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर वाला एरिया जो है जैसे कि क्लाउडी जो स्काई होते हैं, वेट वेदर होते हैं, ये उसमें बनते हैं। ओके, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, वो हैवी होगी इन द सेंस, जैसे कि जहाँ पे जैसे कि बहुत हाई प्रेशर वाला एरिया है, इट मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। और अगर वहाँ पे हाई प्रेशर है इसका मतलब वहाँ पे सनी स्काई है और वो क्लियर है। मतलब ये हम लोग देखकर पता लगा सकते हैं। तो और प्रेशर जो एयर है वो बेसिकली कहाँ से मूव करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। अगर आप लोग साइंस लोगे तो आपको आगे और ज़्यादा काम आएगा, तो उसको याद रखना कि एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक फैक्ट बता देते हैं, ये ड्यूनो में है, तो मून में एक भी एयर नहीं होता है। ओके, तो वहाँ पे प्रेशर भी नहीं होता है, एयर प्रेशर। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना उनको स्पेशल जो है ना प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनना पड़ता है। अगर वो लोग वो ये नहीं पहनेंगे मून में जाते टाइम तो उनको क्या होगा, क्योंकि उनकी बॉडी तो काउंटर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ना बॉडी से, पर बाहर एयर पे तो कोई प्रेशर नहीं है, तो उससे क्या होगा, उनका जो मतलब जो उनका जो ब्लड वेसल्स है वो पूरा ब्रस्ट हो जाएगा। इसलिए वो लोग इतना स्पेशल सूट पहनते हैं जिसके अंदर में एयर होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है विंड। सो विंड क्या है? विंड वही है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया पे जो एयर फ्लो करता है उसको विंड कहते हैं। आप लोग ने विंड को खुद महसूस भी किया होगा, आपने फील भी किया होगा। कभी कभी बहुत ही अच्छा वेदर रहता है तो आप लोग एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम हवा चल रही है तो बाहर जाकर खड़े हो जाते हो, पूरा फील करते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इतना हार्श होता है, इतना हार्श कि वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा विंड फ्लो हो रही है और आप लोग कहीं बाहर पर, तो आपको अम्ब्रेला होल्ड करना भी कितना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, वो आप होल्ड नहीं कर पाते हो। इसलिए कभी कभी विंड का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कभी भी बहुत अच्छे से हो सकती है, वो बहुत धीमी भी हो सकती है। ओके, जैसे कि आप जैसे कि आप ये जो है ना विंड, ये मेनली 3 टाइप से डिवाइड है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट तो है परमानेंट विंड। ये क्या होता है? ये विंड जो है ना हमेशा रहती है, ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर एक जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है। ओके, ये वेस्टर्ली ईस्ट से ईस्टर्ली ईस्ट की तरफ जाती है। तो ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, इसमें अच्छे से बताया गया है। सेकंड जो है वो है सीजनल विंड। ये सिर्फ सीजन्स में आते हैं, जैसे कि मानसून इन इंडिया साउथ से होते हुए ऊपर जाती है और ऊपर से फिर ये नीचे आती है जब मानसून जो है ख़त्म होने वाला रहता है। और लोकल विंड क्या है? लोकल विंड जैसे लू हो गया, ये पर्टिकुलरली डे के लिए चलता है या फिर कोई कोई महीने के लिए चलता है। एग्जाम्पल में सी ब्रीज और लैंड का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो लू से आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि लू जो है पर्टिकुलर मंथ में आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी चलती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो एकदम हॉट विंड चलती है, इसलिए हम लोग को तो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ओके, तो ये 3 विंड्स हम लोग ने समझ लिए। नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं साइक्लोन के बारे में। उड़ीसा में ना एक एक जो सी कोस्ट के पास, उड़ीसा कहाँ पे है? कोस्टल एरिया है वो। ओके, तो वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल से जो साइक्लोन ओरिजिनेट होता है वो उड़ीसा को भी मतलब पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कैसे? देखो, 17 और 18 अक्टूबर को 1999 में साइक्लोन जब आया था तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट को हीट कर गया था। जो साइक्लोन है मतलब इतना जो मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर अनदर लेवल पे क्या है कि सुपर साइक्लोन फिर आया था 29 अक्टूबर को 1919 पे। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे जो लार्ज पोर्शन ऑफ स्टेट थे वो डिवास्टेड हो गए थे। ओके, ये डैमेज जो है ना मेनली 3 रीज़न से आते हैं। विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, रेन आ जाता है और टाइडल सर्ज आ जाता है। टाइडल सर्ज डेवलप हो जाते हैं, इसलिए ये जो है इतना हैवी मतलब डैमेज देखने के लिए मिला साइक्लोन की वजह से। जो विंड्स है 260 किलोमीटर पर आवर की रेंज से पूरा 36 आवर तक वहाँ पे उड़ीसा पे रहते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है ना, अब ये हाई वेलोसिटी हो गया विंड का, तो इससे क्या है, इस वेलोसिटी ऑफ विंड से बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो डैमेज जो अपरूप्टेड हो जाते हैं, मतलब वो उखड़ जाते हैं। ओके, बहुत सारे जो हाउस है वो डैमेज हो जाते हैं, जो रूफ टॉप्स है, इंडस्ट्रियल शेड्स है, ये सब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा जो विंड आती है उससे ये पूरा का पूरा टूट जाता है और बहुत सारे जो हाउस है वो भी अपने ही जो वे से अपने ही जगह से वो लोग उखड़ जाते हैं। ओके, और जो पावर सप्लाईज़ है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन हैवी रेन होती है, मतलब जो हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे साइक्लोन के मतलब साइक्लोन तो है ही, फिर हैवी रेनफॉल भी हो रहा है वहाँ पे। कब तक? 3 डेज़ तक कंटिन्यूसली। ओके, ये रेन जो है ना वो क्या करता है, बहुत अब उड़ीसा में मेनली 5 मतलब उड़ीसा में बहुत मेजर रिवर है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी भर जाता है, फिर उससे क्या है, फ्लड भी आने लगता है। मतलब इतना ज़्यादा हर तरफ से उड़ीसा को झेलना पड़ा था। कब? अक्टूबर 1999 में। ओके, और ये जो साइक्लोनिक विंड है ये कॉज क्या करी? टाइडल वेव्स को, जो कि 20 किलोमीटर्स तक सारे के सारे चीज़ों को बहा के लेके चली गई। और इससे बहुत ही ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिलता है कोस्टल एरियाज़ में। और जो ये टाइडल वेव्स थी ना, ये 7 to 10 मीटर्स तक इतनी हाई होती थी जब वो आई थी वहाँ पे, और इससे बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन और डैमेज देखने के लिए मिला। जैसे कि पैडी क्रॉप्स है वो भी पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसा ही एक साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ पे? गल्फ ऑफ थाईलैंड में। ये कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर के पास में है। ओके, और 25 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ था, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ये मूव करता करता हुआ आया था। ओके, ये बहुत ही सुपर साइक्लोन था, बहुत ही बड़ा साइक्लोन था, और इसने बहुत सारे एरिया को, जैसे कि ईरासमा और बालिकुडा के एरिया को, जैसे कि जो बीच में है उड़ीसा के, वहाँ पे 29 अक्टूबर को 10:30 बजे सुबह वहाँ पे हिट हुआ था। मतलब उसने हिट किया था साइक्लोन ने। और ये जो सुपर साइक्लोन है इसने बहुत सारे जो एंटायर कोस्ट है उड़ीसा का,
कोस्टल एरिया ना, मतलब एंटायर कोस्टल एरिया को उसने पूरा मतलब पूरा तबाह कर दिया था। जैसे कि भुवनेश्वर हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे कोस्टल टाउन्स थे 28, इनको भी अपने साथ स्वेप्ट करके ले गया था। 13 मिलियन पीपल इससे अफेक्ट हुए थे। उसके बाद जो बहुत सारे जो मतलब जो स्टॉक्स थे, लाइव स्टॉक्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा की मतलब वो पूरे के पूरे मर गए थे। उसके बाद जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है पैडी की, वो भी पूरी जो भी जितना भी एग्रीकल्चर वगैरह वाला एरिया था वो भी पूरा अफेक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ओके। इसके अलावा जो ट्री वगैरह थे वो भी पूरे डिसअपियर हो गए थे, और जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं वो भी पूरी तरीके से, जैसे प्रदीप और कोणार्क है, ये पूरे के पूरे तरीके से वैनिश हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्चर। ओके। जब आप देखोगे कि वाटर जो है इवापोरेट होते हैं कहाँ से, लैंड से और डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडी से, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, या फिर ओशन हो गया, वहाँ से ये क्या होंगे, वाटर इवापोरेट होंगे। उसके बाद वहाँ पे फिर ये लोग इवापोरेट होने के बाद वाटर वेपर बन जाएंगे। तो जो मॉइस्चर है जो एयर पे है कभी भी आ सकता है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी आप लोग ने कभी कभी फील किया होगा, कभी कभी बहुत नम टाइप का, थोड़ा मतलब चिपचिपा सा कुछ गर्मी टाइप का होता है, तो उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एरिया में जो एयर है उसमें फुल ऑफ वाटर वेपर होता है, इसमें पूरा वाटर वेपर होता है, जो एयर उस टाइम रह रहा होता है, इसलिए उसको ह्यूमिड बन जाता है, ह्यूमिडिटी पूरा हो जाती है, मतलब जो सीज़न होती है। ओके। देखो, एयर है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है, वाटर वेपर है। तो एयर में वाटर वेपर है, जिससे एयर सब जगह जाएगा तो वो ह्यूमिड जो हमारे लिए टेम्परेचर क्रिएट करेगा, तो उसे ह्यूमिड डे बोलते हैं। एयर जो है बहुत ज़्यादा वार्मर हो जाएगा, उसका वो जो है बहुत ज़्यादा जो वाटर वेपर की कैपेसिटी उसको होल्ड करने की रहेगी वो इंक्रीज़ होते जाएगी, और इससे क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड डे हमारे लिए बनता जाएगा। ह्यूमिड डे में क्या होता है, आप लोग देखोगे कि कभी कभी जो कपड़े सूखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और हमारी बॉडी खुद स्वेट हो जाती है, और वो ईजिली इवेपोरेट नहीं होती है, और इससे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। ओके। जब ये वाटर वेपर और ज़्यादा राइज़ करने लगते हैं तो वो मतलब वहाँ पे अब जो टेम्परेचर वो थोड़ा कूल होने लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे वाटर वेपर जो है कंडेंस हो जाते हैं, और फॉर्मेशन किसका करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स का। ओके। तो फिर जब ये जो पूरे जो क्लाउड्स है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के कंडेंस रूप में ही है, मतलब कंडेंस फॉर्म में ही है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स का पूरा कंडेंस फॉर्म मिलाकर क्या बनता है, क्लाउड बनता है। फिर ये जो क्लाउड्स है, फिर वहाँ से वाटर वेपर, मतलब जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो फिर वहाँ से ड्रॉपलेट्स और वाटर के रूप में वो पूरा नीचे आने लगता है, और इसी को हम लोग जैसे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो ऊपर से चीज़ें नीचे आ रही है, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे नीचे आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, रेनफॉल ऑकर करेगा। प्रेसिपिटेशन वही होता है जो ऊपर से चीज़ें नीचे अर्थ में आ रही है लिक्विड के फॉर्म में, से रेन कहते हैं। ओके। जो बहुत सारा जो ग्राउंड है, मतलब जो ग्राउंड में जो पूरे वाटर आते हैं वो कहाँ से आते हैं, रेन वाटर से ही आते हैं। और प्लांट्स जो है वाटर को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, जैसे कि ट्रीज़ हो गया हिल साइड में, वो लोग क्या करते हैं, इस रेन वाटर को अपने रूट्स में कैरी कर लेते हैं, जिससे क्या फ्लड वगैरह भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोग कैरी कर ले रहे हैं ना। नहीं तो अगर कोई पेड़ नहीं है, कोई भी माउंटेन एरिया में, तो वहाँ से वो ईजिली जो है स्लिप होगा, स्लिप होने के बाद वाटर पूरा का पूरा फ्लड लेके आ जाएगा। लेकिन अगर पेड़ होंगे तो अपने रूट्स में कैरी कर लेंगे, अगर हिल साइड में है तो। ओके। इस बेसिस से यहाँ पे 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं। फर्स्ट जो होता है कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकंड जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और थर्ड जो है साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, और प्लांट्स के भी सर्वाइवल के लिए। इससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है अर्थ सरफेस पे, और अगर रेनफॉल कम होगी तो यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ जाएगी, और सूखा पूरा पड़ जाएगा, पूरे बंजर ज़मीन हो जाएगी, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे और हम लोग को पानी भी नहीं मिलेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो वहाँ पे फ्लड आ जाएंगे, साइक्लोन टाइप की सिचुएशन। साइक्लोन तो विंड से बनता है, लेकिन फ्लड वगैरह आ जाएंगे, सुनामी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, मतलब हम लोग को एक बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और पानी भी चाहिए हमको सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।